अच्छा, आज के स्टेप नंबर 2 में हम जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि हम रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के जो मेथड्स थे वो हमने पढ़े। अभी हम आइडेंटिफाई द पीपल एट द रिस्क, यानी हम उन लोगों को, उन वर्कर्स को या उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो रिस्क में है या जो रिस्क के सामने काम कर रही है। तो हम उसको आज आइडेंटिफाई करेंगे। यानी जब भी हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो पहले हम हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वहां पे जो लोग यानी कि जो वर्कर्स काम करते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं जो रिस्क में है या जिनके लिए वहां पे रिस्क मौजूद है। तो सबसे पहले उसमें है वर्कर्स, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, क्लीनर्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अ, हमारे पास वर्कर्स भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ या क्लीनर्स, ये हम वैसे जनरली पढ़ते हैं। सही है। यानी ये जो कोर्स है इसमें सारी चीजें जो है ना वो जनरल होगी। यानी जैसे कि अभी हम कोर्स जो पढ़ रहे हैं ना आईजीसी का, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, तो जरूरी नहीं है कि आपके कंपनी में, आपके वर्क प्लेस में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेम बनते होंगे। डिफरेंट भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हो सकते हैं या मुख्तलिफ वर्कर्स हो सकते हैं। यानी कि वो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि जिस कंपनी में आप जाएंगे आपको अभी तो कोई अंदाज़ा नहीं है कि आप किस कंपनी में जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में जाएंगे या किसी मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाएंगे। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं जिनके लिए वहाँ रिस्क मौजूद होता है या जो रिस्क में होते हैं। उसके बाद विजिटर्स का भी हमें ख्याल रखना होता है जब भी हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। या मेंबर्स ऑफ ऑफ द पब्लिक, इवन ट्रेसपासर्स, यानी कि हो सकता है कि आपकी कंपनी या आपका वर्क प्लेस जो है ना किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे रोड हो या कोई आम रास्ता हो जहाँ से लोग गुजरते हैं, ट्रेसपासर्स। यानी वहाँ पे रोड भी हो सकता है, वहाँ पे ट्रैफिक भी हो सकती है, वहाँ पे आम लोगों का मदरब भी हो सकता है। तो उसका भी हमने ख्याल रखना होता है। अच्छा, इसके बाद रिस्क असेसमेंट में आम वर्कर्स के अलावा हमने और भी ग्रुप्स है जिसको हम वल्नरेबल ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स कहते हैं। वल्नरेबल, अच्छा, वल्नरेबल वो वर्कर्स होते हैं या वो ग्रुप होते हैं जिसमें यानी कि रिस्क उस पे बहुत जल्दी असर कर जाता है। यानी कि वो रिस्क के सामने ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होते, यानी उनके पास इतना रेजिस्टेंस या जो रिस्क होता है, जैसे कि वल्नरेबल ग्रुप में यंग पीपल या न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर या डिसेबल वर्कर्स या लोन वर्कर्स। यानी कि ये वो लोग होते हैं ना जो आम लोगों से यानी कि वीक होते हैं या रिस्क उन पर जल्दी असर कर जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डिसेबल वर्कर, यानी कि वो वर्कर जिनका मिसाल के तौर पर वो उसका कोई हाथ नहीं है या वो उसकी नज़र कमज़ोर है या इवन आप कह सकते हैं कि उसकी सुनने की जो सलाहियत है वो कम है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, या यंग पीपल यानी कि अंडर 18 जो होते हैं, या न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज वहाँ पे काम कर रही है, तो वो रिस्क के सामने रेजिस्ट नहीं कर पाती। यानी कि उनके पास यानी रिस्क उस पर जल्दी असर कर जाते हैं और वो जल्दी उनसे या इंजर्ड होते हैं, या क्योंकि ये आम वर्कर से कमज़ोर होते हैं एक किस्म के, जो रिस्क उस पर जल्दी असर कर जाता है। तो रिस्क असेसमेंट बनाते वक्त हमें इन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना होता है और इनके लिए हमने अलग से जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं ना वो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो वल्नरेबल ग्रुप्स और इंडिविजुअल में सबसे पहले यंग पीपल है। अच्छा, यंग पीपल उसके ऊपर रिस्क क्यों ज़्यादा मतलब जल्दी असर करता है? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अंडर एज होते हैं या उनके जो मेंटल या फिजिकल जो उनके मेच्योरिटी है वो कम होती है। तो इस वजह से भी हमें उसका स्पेशल ख्याल रखने हैं। इनके लिए स्पेशल जो प्रिकॉशंस होते हैं या जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, या हम अपने रिस्क असेसमेंट में उसको इंक्लूड करते हैं। न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर, यानी कि अगर आपकी कंपनी में, आपके वर्क प्लेस में कोई प्रेग्नेंट लेडी यानी कि एक्सपेक्टेंट मदर है तो उसके लिए भी स्पेशल जो है ना वो कंट्रोल मेजर लगाने पड़ते हैं। डिसेबल वर्कर्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी। लोन वर्कर्स में यानी कि जो अकेले काम करते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के, मैंने लोन वर्कर का एक आपको एग्जांपल भी दिया था। एग्जांपल मैंने वो दिया था उसका बैंक का, कि जब एक बंदा
कैश लेकर जाते हैं गाड़ी में, मे बी वो रात को भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हमने अलग से जो कंट्रोल मेजर है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। या लोन वर्कर में अगर आप किसी प्रिजनर को देके, यानी कि जो जेल में क्या उसे कहते हैं, या आप वो जो जेल का जो बंदा होता है उसे प्रिजनर, इंग्लिश में तो उसे प्रिजनर कहते हैं, यानी कि मतलब उनका जो जेल में जो बंदे होते हैं उनका ख्याल रखना, क्योंकि जेल में तो आमतौर पर ऐसे दरोगा बंदे। कहते हैं। जी। दरोगा। हाँ, तो वो भी एक किस्म का वो लोन वर्किंग में आता है, क्योंकि उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जेल में आम बंदे तो नहीं आते ना, जेल में ऐसे बंदे आते हैं जो कि कोई जुर्म करके आए हैं, तो कोई ना कोई रीज़न होती है जो बंदे जेल में आते हैं, तो उसके लिए। तो आगे भी इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे ये लोन वर्किंग वाला उसमें, नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, अब हम स्टेप 3 में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उन लोगों को, उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जो रिस्क के सामने एक्सपोज होते हैं। अभी हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में, एवेलुएटिंग द रिस्क एंड डिसाइडिंग ऑन प्रिकॉशन, कि हम रिस्क की एवेलुएशन करते हैं। यानी कि रिस्क की जब आप एवेल्युएशन करते हैं, वो आपको कैसे पता चल जाता है कि इसमें लाइक्लीहुड कितने हैं, यानी कि उसके होने के जो चांसेस है वो कितने हैं, या अगर वो हो जाता है तो उनकी सिविरिटी, आउटकम्स या रिजल्ट्स क्या होंगे। तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे उसकी एवेल्युएशन करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं, उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी रिस्क का लेवल क्या है। Is the level of risk acceptable or does it need to be reduced? यानी कि ऐसे आपको अंदाजा होता है कि अभी जो रिस्क है, यानी कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम दोबारा कल का जो एग्जाम्पल है हम वो ले लेते हैं, वेल्डिंग की जो एक्टिविटी है हम दोबारा इसको। तो सबसे पहले हम जब हैजर्ड को मैं हमने आइडेंटिफाई किया, ये एक ही हैजर्ड है ना, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में एक हैजर्ड नहीं होता, आपने जितनी भी यानी कि आपकी वर्क प्लेस के रिलेटेड जितनी भी हैजर्ड है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह मैंने आपको IG2 का भी बताया कि उसमें निबोश ने कहा है कि मिनिमम आपके 10 हैजर्ड होंगे, तो 10 हैजर्ड उसकी फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले हमने कल एक हैजर्ड आइडेंटिफाई किया जो कि वेल्डिंग एक्टिविटी के रिलेटेड था, यानी कि फायर। हमने कहा कि यहाँ पे एक हैजर्ड है जो कि फायर, यानी कि आग लग सकती है। अभी उसको, उसकी जो हम रिस्क जब एवेलुएट करेंगे, यानी रिस्क की जब एवेलुएशन करेंगे, तो उसके हम क्या करेंगे, उस फायर के हम लाइक्लीहुड देखेंगे, फिर उसके बाद उनकी सिविरिटी देखेंगे, तो उससे हमें अंदाजा होगा कि मतलब ये रिस्क का लेवल क्या है। तो लाइक्लीहुड हम कैसे देखेंगे, होने के चांसेस। अभी मैं जब वहां पे जाऊंगा फिजिकली, जब मैं ये रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाता हूँ वहां पे, मैं विजिट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जिस जगह पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरिया की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, एरिया को जब हम देखते हैं, तो वहां पे हमें ये भी देखते हैं ना कि वेल्डिंग, जहाँ पे वेल्डिंग एक्टिविटी होनी है, वहां पे कोई ऐसे मटेरियल या कोई फ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं है जो जल्द ही आग पकड़ सकती है, उसको हम फ्लेमेबल मटेरियल कहते हैं। या कोई और ऐसी कोई सोर्स तो नहीं है जिससे आग जल्दी लग सकती है, तो इसको लाइक्लीहुड कहते हैं। यानी कि मतलब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे होने के चांसेस कितने होंगे, यानी कि फायर, आग लगने के कितने चांसेस हो सकते हैं। तो वो मैं कैसे पता करूंगा, तो मैं देखूंगा ना ऐसी कोई चीज तो वहां पे नहीं है जिससे आग लग सकती है, यानी वहां पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं है, क्योंकि जब कोई बंदा वेल्डिंग करता है, एक वेल्डर जब वेल्डिंग करता है तो उसे स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो स्पार्क्स अगर मतलब किसी फ्लेमेबल मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उसे आग लग सकती है। तो मैं इस चीज को देखूंगा। फिर मैं ये देखूंगा कि वहां पे अगर आग लग जाए, इन केस ऑफ आग लग जाए, तो उनके नतायज क्या होंगे। तो उसके लिए भी मैं एरिया देखूंगा कि ये वेल्डिंग हो कहाँ रही है। अगर यहाँ पे आग लग जाए तो मे बी की डेथ्स भी हो सकती है, वहां पे प्रॉपर्टी भी जल सकती है, इसको आउटकम्स कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के ऐसे हमें रिस्क का अंदाजा होता है कि ये, यानी कि उधर फिर आपके पास एक चार्ट होता है 1 से लेकर 9 तक, या ये कंपनी पे डिपेंड होता है, कई कंपनीज ऐसी होती है जो 1 से लेकर 100 तक होती है उसमें, या 1 से लेकर 9 तक होती है, या 30 होती है। वो अभी आगे स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले लाइक्लीहुड और सिविरिटी को
यानी कि जब आप अभी वेल्डिंग के जो एग्जाम्पल है वो आप जहन में रखें कि हम वहां पे गए, हम लाइकलीहुड भी देखते हैं, वहां पे हम सिविरिटी भी देखते हैं, यानी कि आउटकम्स या चांसेस। लाइकलीहुड को हम चांसेस कह सकते हैं और सिविरिटी को हम आउटकम्स या नंबर ऑफ रिजल्ट्स भी हम उसे कहते हैं। वहां पे अगर आप लाइकलीहुड देखते हैं कि यानी होने के चांसेस यानी बहुत ही कम है, एक्सट्रीमली अनलाइकली, तो वहां पे बहुत ही कम सिविरिटी होगी, यानी कि वेरी माइनर इंजरी होगी। अनलाइकली में क्या होगा, यानी कि ये थोड़ा सा उसे जो लाइकलीहुड है यानी चांसेस है थोड़े से ज्यादा है, एक्सट्रीमली अनलाइकली से थोड़े से ज्यादा है। तो वहां पे फर्स्ट एड इंजरी हो सकती है, यानी कि वहां पे अगर कोई इंजरी होगी तो वो फर्स्ट एड दे के, यानी कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं वो दे के उसे वो सॉल्व हो जाएगा। पॉसिबल, यानी कि लाइकलीहुड के चांसेस अब जितना हम नीचे जा रहे हैं ना कि नंबर ज्यादा हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, तो चांसेस भी ज्यादा हो रहे हैं। अभी पॉसिबल, पॉसिबल में क्या होता है, लॉस्ट टाइम इंजरी हो सकती है जिसमें यानी कि ट्रीटमेंट दे के उसको मे बी हॉस्पिटल भी लेकर जाना पड़े, मे बी। लाइकली में लाजमी तौर पर ऐसी इंजरी होगी या ऐसे आउटकम्स, ऐसे रिजल्ट आएंगे जहाँ पे आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है इंजर्ड पर्सन को। या उसके बाद वेरी प्रोबेबली, यानी कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिसेबलिंग इंजरी भी हो सकती है, यानी कि वहाँ पे डेथ भी हो सकती है। तो इसको आप फिर डिसाइड कैसे करते हैं, अभी हमारे पास एक चार्ट है, सही है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, रिस्क, जैसे कि ये फार्मूला मैंने पहले भी बताया, रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाई सिविरिटी। अभी उसको जहन में रखें, अगर आपको लगता है जैसे कि आप जाते हैं पहले वहाँ जगह को देख के, आपको लगता है कि वहाँ पे यानी कोई फ्लेमेबल मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस है कि वहाँ पे आग लग सकती है, यानी कोई ऐसी चीज़ आपको नजर आई जिसकी वजह से आपको लगा, यानी आपने उसको क्या किया, टू एज्यूम किया। तो इधर आपने टू सेलेक्ट करना है, किसमें, लाइकलीहुड में, एक से लेकर पांच तक ये लाइकलीहुड है, यानी इसमें हम टू को सेलेक्ट करेंगे, सही है, यानी कि लाइकलीहुड हमारे पास आ गया टू। अभी इधर से आप देखेंगे कि इनके टू में यानी कि क्या है, फर्स्ट एड इंजरी है, तो आप क्या करेंगे, टू में इसको भी टू सेलेक्ट करेंगे। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, टू बाई टू, फोर, तो आपके पास फोर आ गया, सही है। अभी इसमें आप देखेंगे कि फोर कहाँ पे है, फोर यहाँ पे है। फिर इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं, ये अगर आप देखें ना, ये ग्रीन है, और फिर ये यानी कि एक से लेकर दो तक ये ग्रीन है, और फिर तीन तीन से लेकर चार ये लाइट ग्रीन है, और फिर येलो है नौ तक, और फिर 16 तक ऑरेंज है, और फिर 25 तक रेड है। तो जब भी आप रिस्क को, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था वेल्डिंग एक्टिविटी का, तो हम रिस्क असेसमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि उसको, उस पर कोई कंट्रोल यानी कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट करे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो उसके लिए अब हमारे पास आ गया टू बाई टू, फोर। अभी फोर को हम कैसे कंसीडर करेंगे रिस्क में, यानी कि हैजर्ड हमारे पास था फायर का कि आग लग सकती है, उसमें जब हमने रिस्क एवेल्युएशन की तो उसमें लाइकलीहुड हमारे पास टू आ गया और सिविरिटी भी हमारे पास टू आ गई। तो रिस्क कितना हुआ, फोर। अभी ये कंपनी की रिस्क असेसमेंट या पॉलिसी में भी इंक्लूड होता है कि ये बिल्कुल ग्रीन पे है, तो इसका मतलब है कि ये इसको एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं, यानी वहां पे काम करना पॉसिबल है। अगर वो थ्री से लेकर फोर तक है तो वहां पे भी यानी कि बेसिक जो पीपीज है उसके साथ जाके आप काम कर सकते हैं। अगर बिल्कुल यानी कि येलो में है, यानी कि आपके पास लाइकलीहुड फोर में आ गया और सिविरिटी आपके पास थ्री में आ गया, तो फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये बनता है 12, तो 12 को आप देखेंगे कि ये ऑरेंज कलर में है। तो ऑरेंज कलर में आप तब तक काम नहीं करने देंगे जब तक उस पे उसके ऊपर कोई एक्शन ना ली जाए, यानी कि उसको जब उस रिस्क लेवल को जब तक रेड्यूस नहीं किया जाता उसमें काम नहीं कर सकते। या आप अगर करेंगे भी तो शॉर्ट टाइम के लिए आप काम कर सकते हैं, वो भी आगे हम देखेंगे कि शॉर्ट टाइम के लिए काम करना कैसे होता है। फिर अगर वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, यानी कि लाइकलीहुड और सिविरिटी को आप देखते हैं वो 25 में आता है, यानी कि सिविरिटी को लाइकलीहुड से मल्टीप्लाई करके अगर आपके पास 20 से लेकर 25 तक आता है तो वहां पे यानी कि आप काम
करने नहीं दे सकती, यानी कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर तब तक नहीं दे सकती जब तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उनको यानी कि उस रिस्क लेवल को 3 या 2 तक ना लेकर आते तो तब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिस्क को एवेलुएट करते हैं हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के बाद। अच्छा, जब भी हम रिस्क को एवेलुएट करते हैं यानी कि रिस्क एवेलुएशन करते हैं, उसके बाद जब हम कंट्रोल लगाते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, दूसरी नंबर पे हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो हमने सबसे पहले किस ऑप्शन को यूज करना होता है, जाहिर बात है जिसे हम पहले तक यानी कि जब फर्स्ट टाइम हम देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है एलिमिनेशन का, उसे खत्म करना। इसको हम कहते हैं जनरल हिरार्की या हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स, यानी कि स्टेप वाइज हम जाते हैं। हमारे पास पहले हम कौन सा यानी कि प्रायोरिटाइज करते हैं हम उसको, कि अगर हमने रिस्क वहां पे देख लिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। अभी हम मैं आपको फिर एक एग्जांपल देता हूँ, वही जो एग्जांपल हमने वेल्डिंग का लिया हुआ है, कि वहाँ पे मैं देखता हूँ कि उनके पास यानी कि जहाँ पे वेल्डिंग एक्टिविटी होनी है, तो वहाँ पे मैंने देख लिया कि वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल या पेट्रोल है नज़दीक या डीजल है या कोई और ऐसी फ्लेमेबल मटेरियल है जो जल्दी आग पकड़ सकती है। तो उसको पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसको एलिमिनेट करूँगा यानी उसको ख़त्म करूँगा, वो सारी चीज़ें उधर से मूव करूँगा। अगर फिर उनकी जो यानी कि उनकी एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक अल्टरनेटिव तरीका ढूंढते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा वहाँ पे, यानी कि अगर मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर वहाँ पे मौजूद जो फ्लेमेबल मटेरियल है उनकी एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, यानी उसको मैं मूव नहीं कर सकता या ज़्यादा मिकदार में है या जो भी है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि यानी कि वेल्डिंग एक्टिविटी के दरमियान, यानी वेल्डिंग एक्टिविटी और उस फ्लेमेबल मटेरियल के दरमियान मैं कोई दीवार या उसको डांपना या कोई और जो सब्स्टिट्यूट है या जो अल्टरनेटिव है मैं वो यूज़ करूँगा। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाऊंगा। यानी कि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कौन से होते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल होते हैं जैसे कि किसी चीज़ को आप किसी मशीनरी के साथ कंट्रोल करते हैं या कोई और मेथड। ये तो जस्ट मैंने आपको वेल्डिंग के लिए, ये मुख्तलिफ हैजर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ रिस्क होते हैं, उसको फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल के साथ यानी कि इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा के, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर एक फैक्ट्री लगी हुई है ना जहाँ पे ये चिप्स वगैरह बनते हैं, ये अगर आप एक यूट्यूब चैनल है नेपो कार्टून के नाम से, अगर वो आप देखेंगे ना तो उसमें काफ़ी सारी जो हैजर्ड्स है उसमें आपको पता चल जाएगा। वो एक किस्म का फ़नी भी है लेकिन वो जस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए है। उसके मुख्तलिफ एपिसोड्स हैं, उसको देख के तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक फैक्ट्री लेते हैं जहाँ पे चिप्स बनती है, तो चिप्स बनने के लिए जो मतलब कि जो पोटैटोज होते हैं यानी कि आलू जो होते हैं उसको काटते हैं, तो उसके काटने की मशीन के साथ एक बंदा खड़ा होता है जिसमें से जो यानी कि अननेसेसरी जो मतलब उसके जो टुकड़े होते हैं उसको निकाल के साइड पे फेंकते हैं। तो उसके साथ एक यानी जिस चीज़ से वो काटते हैं ना, एक शार्पनेस जो चीज़ होती है जिस चीज़ से वो कटती है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई चाकू लगी हुई है उधर, तो उसके साथ ही एक बंदा जो होता है ना यानी कि जो फजूल टुकड़े वगैरह होते हैं उसको साइड पे करते हैं, बाकी जो मतलब जो चिप्स बनती है ना उससे उसको आगे जाने देता है। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होती है कि उसको इंजीनियरिंग के तौर पर यानी कि उसको एक कंट्रोल बटन उस पर लगाते हैं, या आप वीडियो में अगर आपके सामने आए तो आप देखेंगे कि जब भी उसका हाथ उधर तक जाता है ना वो मशीन तक, वो कटर जो होता है कटिंग मशीन तक, तो ऑटोमेटिक उसके हाथ बटन के साथ लग जाता है और वो उसको यानी कि वो उसको वो एक्टिवेट हो जाता है। वो उनको इन्फॉर्म करता है कि आपका हाथ जो है ना वो इधर तक आ गया है, तो इससे आगे अगर जाएगा तो कर सकते हैं। तो वो बंदे को फिर क्या है, वो बंदा इन्फॉर्म होता है और टाइम पे वो बच जाता है। तो इसको इंजीनियरिंग कंट्रोल कहते हैं। फिर अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल भी पॉसिबल नहीं है, एक मिनट ये इसमें देखते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल में सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन या टोटल इंक्लोजर। अगर पॉसिबल है तो उसको आइसोलेट यानी कि सेपरेट कर दे उसको, या उसको डांप पे, इंक्लोजर किसे कहते हैं, डांपना।
सेग्रीगेशन भी अलग, यानी कि अलग करना, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था सब्स्टिट्यूशन में। या पार्शल इंक्लूजर, अगर वो फुल इंक्लूजर आप नहीं कर सकते तो पार्शल इंक्लोजर भी अगर आपके पास ऑप्शन है। या कोई सेफ्टी डिवाइस, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। फिर अगर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, या कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल भी नहीं है, तो देन हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कंपनी की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? जिस तरह हमने बताया था कि हम उसके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी कि एक सेफ वर्किंग मेथड का हम यूज़ करके उस एक्टिविटी को सेफली परफॉर्म करते हैं। या रिड्यूस्ड एक्सपोजर। रिड्यूस्ड एक्सपोजर क्या कहते हैं कि रिड्यूस्ड एक्सपोजर उसे कहते हैं कि यानी कि आपके जो वर्कर्स हैं ज़्यादा देर के लिए वो उस एक्टिविटी के सामने एक्सपोज ना हो, यानी उसकी एक्सपोजर, उसकी टाइमिंग आप कम करते हैं। फिर रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर डोज, यानी कि कितनी दफ़ा वो काम कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है वेल्डिंग का, तो ये मुख्तलिफ जो है ना हैजर्ड्स हो सकते हैं। यानी कि अभी इधर हम रिड्यूस एक्सपोजर या रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर या डोज को हम देखते हैं। अगर आपका एक वर्कर है, यानी कि वो केमिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या करेंगे, रिड्यूस एक्सपोजर। ये मतलब अगर वो केमिकल पर काम कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर 5 घंटे काम कर रहा है, तो आप उसको 3 घंटे तक लेकर आ सकते हैं। कितनी दफ़ा कर रहा है, 8 दफ़ा, तो आप उसको 5 दफ़ा लेकर आ सकते हैं उसको। इस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उस एक्टिविटी के रिलेटेड उनको इन्फॉर्म करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हिदायत देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं और उनकी सुपरविजन करते हैं। अगेन हम अगर इसको, यानी कि वेल्डिंग एक्टिविटी में इंफॉर्मेशन, यानी कि जब कोई बंदे वहाँ पे मौजूद है जो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आप उसको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं उस एक्टिविटी के रिलेटेड, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, उनको मुख्तलिफ चीज़ों से मना करेंगे और उसको फिर ट्रेनिंग देंगे। और फिर उसकी जब एक्टिविटीज़ हो रही होगी तो उसको आप क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। यानी एक सुपरवाइज़र वहाँ पे खड़ा होकर वो उनको सुपरवाइज करेगा। अगर कोई भी वो गलती करते हैं तो टाइमली उनको बता देते हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें आपके पास, यानी कि ये सारे ऑप्शन आपके पास नहीं होते, तो फिर हमारे पास एक एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो होता है ना, वो पीपीई होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो कि हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन होता है। अभी आप सोचेंगे कि ये तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, लेकिन हम अगर इसको एलिमिनेट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स कि कोई अल्टरनेटिव लेकर आते हैं, या कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाते हैं, तो क्या आप पीपीज नहीं यूज़ करेंगे? वो भी आप लाजमी तौर पर यूज़ करेंगे। क्योंकि जब आप आइसोलेशन करेंगे, सेपरेशन करेंगे, सेफ्टी डिवाइसेस होंगी, उसके बावजूद भी जब कोई वर्कर वर्क प्लेस में काम करने आता है तो उसके लिए पीपीई पहनना लाजमी होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, अब हमारे पास कुछ साइंस है जिसको हम सेफ्टी साइंस कहते हैं। इस तरह की साइंस आपने कई जगहों पे देखी भी होंगे। जैसे कि सबसे पहले है प्रोहिबिशन, यानी ये वो साइंस होती है जहाँ पे आप, अगर ये साइन लगी हुई है ना, तो वहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा नो स्मोकिंग पर इस तरह का साइन बना होता है, या जहाँ पे नो एंट्रीज वगैरह होती है वहाँ पे भी ये साइन होता है, तो इसको प्रोहिबिशन साइन कहते हैं। यानी कि एक रेड सर्कल सर्कल होता है, उसके बीच में से एक लाइन, यानी कि एक एक्सटेंडेड लाइन गुजरी होती है रेड कलर में, और उसके नीचे अभी आप देख रहे हैं ना ये नो एंट्री वाला साइन, जिसकी मतलब जिसके नीचे है इस तरह के, फिर उसके ऊपर वो साइन लगाया जाता है, उसको प्रोहिबिशन साइन कहते हैं। एक होते हैं हमारे पास वार्निंग साइन, यानी कि इस तरह का साइन अगर किसी चीज़ के ऊपर है तो वो आपको वार्न करती है। मिसाल कि अगर आप इसको टच करेंगे तो ये डेंजरस है, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। फिर हमारे पास होता है मैंडेटरी साइन, यानी कि लाजमी। अगर किसी जगह पे ऐसी साइन बनी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो है इसके ऊपर शूज़ है, सेफ्टी शूज़, यानी कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपके पीपीज में से आपने शूज़ लाजमी पहने होंगे, यानी कि विदाउट शूज़ या विदाउट पीपीज आप नहीं जा सकते। फिर हमारे पास होता है सेफ कंडीशन।
इस तरह का साइन भी आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे। यानी कि इसको हम जो क्या कहते हैं उसे, इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह पे भी इस तरह के साइंस होते हैं कि अगर कोई आग लगती है तो आपने फिर ये इमरजेंसी एग्जिट यूज़ करना है। इवन कि ये बसेस, जो बड़े बड़े बसेस हैं उसमें भी होती है, एयरपोर्ट्स में भी आपने ये देखा होगा, यानी एरोप्लेन्स में भी होते हैं। लास्ट वन जो हमारे पास है, ये फायर इक्विपमेंट। यानी कि जब भी कोई आग लगती है तो इस तरह के अगर आपको साइन मिले तो ये जो फायर इक्विपमेंट है, ये आमतौर पर फायर जो हाइड्रेंट्स होते हैं। यानी कि जब किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, आजकल तो वैसे बहुत सारे जो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ पे आग लगती है वहाँ पे बिल्डिंग में सेंसर लगे होते हैं। वो उस धुएं को ना डिटेक्ट करते हैं, और जो फायर हाइड्रेंट्स है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पानी उस बिल्डिंग में ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। तो अगर इस तरह का साइन है जहाँ पे मैनुअली ये चीज़ मौजूद होती है, इवन अक्सर आपने अगर होटल्स वगैरह में देखा होगा, तो ये ऊपर जो सबसे ऊपर जो फ्लोर होती है ना उसकी छत पर इस तरह के जो आप कह सकते हैं फायर हाइड्रेंट्स की जो टूल्स वगैरह या इक्विपमेंट्स से लगे होते हैं, जिसे आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई आग लग जाए तो आपने उसको फिर एक्टिवेट करना होता है, ताकि आग जो है ना वो ज़्यादा ना बढ़े। यानी ये एक इमरजेंसी टूल के तौर पर यूज़ होता है। अभी हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीएस के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रेगुलेशन 1992 एज अमेंडेड। 1992 का मतलब होता है कि ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव का जो रेगुलेशन है, यानी कि जो तरमीम है, वो 1992 यानी कि 1992 में अमेंड हुआ, यानी कि अपडेट हुआ है। कि अपडेट का मतलब है कि ये आईएलओ ने बताया है कि आपने क्या करना है, सप्लाई सुटेबल पीपीईज, के आपने अपने वर्कर्स को ऐसे पीपीईज प्रोवाइड करना है जो सुटेबल हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़ हो या अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क हो। यानी कि वो अप्रोप्रिएट फॉर द रिस्क, वहाँ पे मौजूद जो रिस्क है उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, एर्गोनॉमिकली वो हर किसी के लिए फिट हो, डजेंट इंक्रीज ओवरऑल रिस्क, यानी आप ऐसे पीपीज प्रोवाइड ना करें जो उसके लिए मज़ीद मतलब उसके लिए मज़ीद रिस्क पैदा करें। कंप्लाइज विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो भी पीपीज आप प्रोवाइड करते हो अपने वर्कर्स को, आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करेंगे, यानी नॉन कंप्लायंस में नहीं आएंगे, कंप्लाइज विद द लॉ या विद द स्टैंडर्ड होंगे। इंश्योर कंपेटेबिलिटी ऑफ आइटम्स, कि मतलब वो अच्छे आइटम्स यानी कि अच्छे मटेरियल के बने हो। ऐसा नहीं हो कि आप जस्ट वो फॉर्मेलिटी पूरा करें, आप किसी को हेलमेट दे यानी कि हार्ड हेड दे, और उसकी मटेरियल ये ऐसी हो अगर उसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाए तो सबसे पहले वो खुद ख़राब हो जाती है। सूटेबल स्टोरेज, उनके लिए आप अपनी कंपनी अपने वर्क प्लेस में एक अच्छी स्टोरेज जो है ना वो प्रोवाइड करें, ताकि उसमें वो ख़राब ना हो। पीपीज के अकॉर्डिंग या पीपी अबाउट पीपीज अपने वर्कर्स को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग दे, यानी उनको इंफॉर्मेशन दे कि ये यूज़ कैसे होंगे, इंस्ट्रक्शन दे उनको, उसको ट्रेन करें। इन्फोर्स यूज़ ऑफ पीपीज, यानी कि अगर कोई बंदा पीपीई यूज़ नहीं करना चाहता या यूज़ नहीं कर रहा तो बाई फोर्स भी आप उसे यूज़ करवाए। रिप्लेस ऑफ और रिपेयर डैमेज और लॉस्ट आइटम्स, यानी कि जो हमने सुटेबल स्टोरेज की बात की है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टोर कीपर होता है वो इन चीज़ों को देखता है कि कोई जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर किसी वर्कर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिर जाती है, एग्जांपल के तौर पर कोई उसके ऊपर टूल गिर जाता है या कोई ईंट गिर जाता है उसके ऊपर, यानी कि हेलमेट के ऊपर, अगर वो ना भी टूटा हो ना तो उसको फिर क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट के लिए या उसको रिपेयर किया जाता है। रिपेयर का मतलब होता है कि जो स्टोर कीपर होता है ना, वो उसको देखता है और वो उसके ऊपर वो लिखता है कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिरी है। ऐसा नहीं है कि वो डैमेज नहीं हुआ और दोबारा आप ऐसे ही पहनना स्टार्ट कर दें। ग्रुप एक्सरसाइज को फिलहाल हम वैसे भी इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके पीपीज के कुछ बेनिफिट्स भी है, यानी कि कुछ लिमिटेशंस भी है इनके, तो उसको अभी हम इधर पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सबसे पहले हम इसकी मेरिट्स यानी कि फ़वाइद देखते हैं कि क्या फ़ायदे हैं इसके, फिर हम लिमिटेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले पीपीज पहनने के जो
फायदे हैं। कैन बी यूज एज इन टर्म कंट्रोल वाइल्स मोर एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट कंट्रोल और फुट इन प्लेस। यानी कि इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इनिशियल कंट्रोल है कि अगर हम वहाँ पे जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे जो और जिस तरह की हमने एलिमिनेशन की बात की, सब्स्टिट्यूशन की बात की या इंजीनियरिंग कंट्रोल की बात की, वहाँ पे वो एक्सपेंसिव हो तो हम इसको एज एन टर्म कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। इन सम सिचुएशन इट मे बी द ओनली कंट्रोल ऑप्शन अवेलेबल। यानी कई कई ऐसी सिचुएशन होते हैं जहाँ पे जस्ट यही यानी कि पीपीज आपके पास अवेलेबल होते हैं, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं होता। इट मे बी नीडेड एज अ बैकअप फॉर इमरजेंसीज व्हेन अदर कंट्रोल हैव फेल्ड। यानी कि जब कोई और कंट्रोल मेजर्स होते हैं वो फेल हो गए, यानी कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फेल हो जाए तो इमरजेंसीज के लिए आप एक इसको यानी पीपीज को एज अ बैकअप भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली चीप, यानी कि ये आसान होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। इट गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन। इमीडिएट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप इसको पहनते हैं तो इमीडिएटली आपको एक प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि आप पीपीज यानी कि हेलमेट को आप पहनते हैं तो इमीडिएटली आपका मतलब अगर आपके ऊपर कोई चीज़ गिर जाता है तो वो आप उसे बच सकते हैं। अभी उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसको लिमिटेशंस को आप नुकसान तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी वो आपको एक लिमिटेड कर देती है। इट ओनली प्रोटेक्ट्स वन पर्सन द वेयरर। यानी कि अगर आप देखें यानी कि जस्ट ये एक ही बंदे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर दूसरे बंदे के लिए दूसरे बंदे को आप पीपीएस के थ्रू प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके लिए अलग से पीपीएस होंगी। यानी कि एक पीपीएस मुख्तलिफ बंदे एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि ये एक ही बंदे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, द वेयरर, जिसने पहनी हुई है। इट मे नॉट प्रोटेक्ट एडिक्वेटली इफ इट इज़ नॉट फिटेड करेक्टली। अगर ये करेक्टली फिटेड नहीं आते तो फिर ये बंदे को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इट मे नॉट बी कंफर्टेबल एंड मे इंटरफेयर विद द wearer's एबिलिटी टू डू द जॉब। यानी कि इट मे नॉट बी कंफर्टेबल, यानी कि ये जब बंदा पहनता है ना तो वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करता या वो सही तरीके से वो जो जॉब है ना वो सही तरीके से वो अपना जॉब कंप्लीट नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने पहले भी एक बताया था कि हमारे जो बाहर के जो यानी कि दुबई में, सऊदी में जो ड्राइवर्स लोग हैं उनको वो क्या करते हैं, कंपनी की तरफ से उनको सेफ्टी शूज़ या दूसरी जो भी पीस मिलते हैं ना उसको क्या करते हैं, जब गाड़ी में बैठते हैं तो उसको साइड पे रखते हैं, वही अपने चप्पलों में ड्राइविंग करते हैं। इट में इंक्रीज ओवरऑल रिस्क बाय इम्पेयरिंग द सेंसेस। सेंसेस की हमने बात की ना कि हमारे जब हम पीपीज पहनते हैं ना तो कुछ सेंसेस है जो फिर काम नहीं करते। जैसे कि हम किसी की बात को अगर हम ईयर मफ्स, ईयर फ्लग्स या ईयर डिपेंडर्स या गॉगल्स या जो मिस्ट अप होते हैं उसको फिर क्या करते हैं, जो गॉगल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिस्ट अप करते हैं। गॉगल्स क्या होते हैं, यानी कि वेल्डिंग वगैरह के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एन के ग्लासेस। लेकिन हम इसको सेफ्टी में गॉगल्स कहते हैं क्योंकि ये अलग किस्म की होती है जो वेल्डिंग एक्टिविटी जैसे कि इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूज़ होते हैं। तो ये आपको सेंसेस को जो है ना ये उसको इम्पेयर करती है या उसको डिस्टर्ब करती है। या मैंने आपको एग्जांपल दिया ईयर मफ्स, ईयर फ्लग्स या ईयर डिपेंडर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जब आप वो पहनते हैं तो आप किसी की बात को सही तरीके से नहीं सुनते या आपकी जो कम्युनिकेशन है वो मिस होती है। दूसरा इधर जो एग्जांपल दिया है ये गॉगल्स है जो कि मिसटफ करती है, यानी कि मतलब आप अगर वेल्डिंग के लिए गॉगल्स यूज़ करते हैं तो जिस चीज़ को आप वेल्डिंग कर रहे हैं ना, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसकी जो विजन है ना वो उसमें थोड़ी सी इम्पेयरिंग आ जाती है, यानी कि ब्लरनेस उसमें आ जाती है। फिर हमारे पास है इट मे नॉट बी कंफर्टेबल विद द अदर आइटम्स दैट हैव टू बी worn और यूज्ड। यानी कि ये जो पीपीज है ना ये आपस में भी इनका नहीं बनता। मीन्स कि अगर आपने हेलमेट पहनी हुई है तो उसमें आप गॉगल सही तरीके से नहीं पहन सकते। वैसे आजकल ये बात तो नहीं बनती क्योंकि आजकल ऐसे हेलमेट आ गए हैं, ऐसी पीपीज आ गई है ना जो एक हेलमेट में ही सारी चीज़ें फिट होती है। यानी उसमें गॉगल्स भी होते हैं, ईयर मफ्स भी होती है, ईयर फ्लग्स भी होते हैं, इवन के रेस्पिरेटर भी उसमें होता है। फिर है पीपल डू नॉट लाइक वेयरिंग पीपी, जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी बात की कि जो वर्कर्स होते हैं ना वो पहनना नहीं पसंद करते पीपी इसको, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। सबसे जो मेन लिमिटेशन है वो ये कि इफ़ इट फेल्स
इट फेल्स टू डेंजर, द वर्कर इज एक्सपोज टू रिस्क या टू मोर रिस्क। क्योंकि जब आपने पीपीईज पहने होती है ना, या वर्कर्स ने पीपीईज पहने होते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंट होता है। कैसे? कि उनको पता होता है कि अगर ऊपर से मतलब कि उसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर ये फेल हुआ, वो यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर उसके ऊपर कोई चीज़ गिर गई और हेलमेट ने उसको नहीं बचाया, क्योंकि ये तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंट था कि अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो मैं बच जाऊंगा, और उसने नहीं बचाया, तो ये ज़्यादा रिस्क, मतलब ये ज़्यादा रिस्क के आगे एक्सपोज होता है और उसको ज़्यादा इंजरी का खतरा होता है या एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ लिमिटेशंस, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रिस्क असेसमेंट। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टाइप्स है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया, लेकिन फिर भी हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेजिजुअल रिस्क। रेजिजुअल रिस्क इसको कहते हैं, एक्सेप्टेबल एंड टॉलरेबल रिस्क। सबसे पहले रेजिजुअल रिस्क कौन सा होता है? द रिस्क लेवल वी आर लेफ्ट विद आफ्टर कंट्रोल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। यानी ये वो रिस्क होता है जो कि सारे कंट्रोल लगा के भी वो, यानी आपको लगता है कि ये स्टिल ख़त्म नहीं है। यानी जितनी भी कंट्रोल मेजर आपने इम्प्लीमेंट किए हैं उसके बावजूद भी जो रिस्क रह जाता है उसको रेजिजुअल रिस्क कहते हैं। फिर हमारे पास होता है एक्सेप्टेबल रिस्क। यानी कि रिस्क हैव बीन reduced टू एन एडिक्वेट लेवल या सफिशिएंट लेवल। यानी कि ये वो रिस्क होता है कि अगर कोई रिस्क ज़्यादा है उसको कम लेवल पे लेके या कम लेवल पे लाके उसको एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। यानी कि यहाँ पे फिर काम करना अलाउ होता है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं या आप काम करने दे सकते हैं। फिर होता है एक टॉलरेबल रिस्क। नॉट एक्सेप्टेबल, इसका मैंने आपको बताया था वो पिछली स्लाइड में, कि नॉट एक्सेप्टेबल कैन लाइव विद इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद द इंटरम कंट्रोल्स। यानी कि टॉलरेबल रिस्क जो होता है ना, ये एक्सेप्टेबल तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको करना बहुत ही ज़रूरी है, शॉर्ट पीरियड के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन जो इन टर्म या जो इन टाइम कंट्रोल्स है यानी पीपीज वगैरह लेके आप इसमें शॉर्ट पीरियड के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं। एक होता है अनएक्सेप्टेबल रिस्क, रिस्क इज टू हाई। यानी कि अगर आपने रिस्क की एवल्यूएशन की, आपके पास 25 में आ गया, यानी कि 20 से लेकर 25 में आ गया, तो उसको हम हाई रिस्क तस्वर करेंगे और इसमें हम काम करने नहीं देंगे जब तक उस पे उसको हम एक्सेप्टेबल रिस्क के लेवल तक नहीं लेकर आते। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स। अब हम स्टेप स्टेप नंबर 4 की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने रिस्क को यानी कि हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया। फिर हमने उस ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जो रिस्क के आगे एक्सपोज थे या जिनको खतरा था उस रिस्क से। फिर उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे इसमें रिकॉर्ड्स सिग्निफिकेंट, यानी जो चीज़ें हमने इस 3 स्टेप्स में की है ना, तो उसको अभी हम क्या करेंगे, अ, उसकी मतलब रिस्क एवेल्युएशन भी हमने की। उसके बाद हम अभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी उसको रिटर्न फॉर्म में, यानी उसको लिखेंगे रिटर्न फॉर्म में, यानी एक रिकॉर्ड के तौर पर जिसे हम फिर इम्प्लीमेंट कर सकें। यानी कि जब तक आपने उसको रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखा हुआ तब तक उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। यानी रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो भी हमने स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में किया उसको रिकॉर्ड करना, यानी उसको एक रिटर्न फॉर्म में लिखना जो जो फाइंडिंग्स थी, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि आप रिस्क असेसमेंट बनाते क्यों हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि आप वहाँ पे मौजूद जितनी भी रिस्क है उसको कंट्रोल करें, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। हमारा काम ये होता है एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट, आपका काम ही ये होता है। अच्छा, अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे जो हमारे पास कंटेंट होता है इसमें? सबसे पहले एक्टिविटी, लाजमी बात है जिस जगह पे यानी जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि हमने वेल्डिंग का एग्जांपल दिया था कि हम किस लिए बना रहे हैं, तो वो एक्टिविटी आप मेंशन करेंगे। एरिया असेस्ड, यानी कि जिस एरिया में वो एक्टिविटी हो रही है। और हैजर्ड्स,
यानी कि जो जो हैजर्ड वहाँ पे आपने फाइंड की हुई है। फिर हमारे पास जो सेकंड स्टेप था वो क्या था? ग्रुप एट रिस्क, यानी आइडेंटिफाई द पीपल, यानी कि जो जो बंदे वहाँ पे यानी कि उस रिस्क के आगे एक्सपोज्ड है, या जो जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं। हैजर्ड जो है आपने आइडेंटिफाई किया, एग्जांपल के तौर पर वहाँ पे जो लोग एक्टिविटी वो कर रहे हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर वहाँ पे वेल्डर है, वहाँ पे सुपरवाइजर है, या और भी जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, वो भी आप रिस्क असेसमेंट में मेंशन करेंगे कि ये लोग जो है ना, इनको खतरा हो सकता है। फिर हम क्या लिखेंगे? और रिस्क एंड एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, यानी कि वहाँ पे जो ऑलरेडी यानी कि वेल्डिंग एक्टिविटी एग्जांपल के तौर पर वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, वहाँ पे पीपीईज है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो प्रीवियस कंट्रोल मेजर है हम वो भी लिखेंगे। फर्दर प्रिकॉशंस नीडेड, यानी मज़ीद अगर वहाँ पे कोई प्रिकॉशन या कोई एहतियाती तदाबीर चाहिए तो वो भी हम उसमें लिखेंगे। डेट एंड नेम ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, अच्छा कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है इसमें रिस्क असेसमेंट में? जो रिस्क असेसमेंट बनाता है, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर है, सुपरवाइजर है, जो भी है, या हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर है। फिर उसके ऊपर हेल्थ यानी कि रिस्क असेसमेंट के ऊपर हम एक डेट लिखते हैं। इसमें हम करंट डेट भी लिखेंगे और इस पर हम रिव्यू डेट भी लिखेंगे। करंट रिस्क यानी करंट डेट क्या, कि जिस डेट को आपने रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट बनाई है, और उसके ऊपर रिव्यू डेट कि इसको हम कब रिव्यू करेंगे। हम आम तौर पर ये कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो 1 साल बाद अपनी डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, या 6 मंथ बाद रिव्यू करते हैं, या 3 मंथ बाद रिव्यू करते हैं। ये कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, या कंपनी की पॉलिसी में ये लिखा होता है। लेकिन अगर कंपनी की पॉलिसी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स 1 साल बाद यानी ईयरली हम इसको रिव्यू करेंगे, तो आप जैसे कि आज का जो डेट है 1/8/2025, तो आप उस पर क्या लिखेंगे फिर? 1/8/2026, यानी 1 साल बाद इसको हम लाजमी तौर पर रिव्यू करेंगे। फिर इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी सिनेरियोज आ जाती है जिसको कंसीडर करके, या अगर वो चीज़ें हो जाती है जो सिनेरियोज है, तो आज आपने अगर डॉक्यूमेंट बनाई है, कल कोई एक्सीडेंट हो, या कल किसी लॉ में चेंजेस आ गई, या कल किसी जो आपने उसको सेफ सिस्टम या सेफ प्रोसेसिंग या सेफ मेथड जो आपने बनाए थे उसमें कोई चेंजेस आ जाती है, या जिस बंदे ने ये रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट बनाया था वो चला गया कंपनी छोड़ के, या उसकी प्रमोशन हो गई, तो फिर भी आप रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेंगे, जो कि आगे हम ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टेप नंबर 5, जिसमें रिव्यू के कब कब हम अपने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेंगे। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन, जब इन चीज़ों में चेंजेस आए, यानी जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेसेस, वर्क प्लेस, सब्सटेंसेस, यानी वहाँ पे अगर कोई केमिकल पहले यूज़ हो रहे थे अभी कोई और केमिकल यूज़ हो रहे हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट के लिए यानी कि जैसे आप मैंने आपको बताया था ना केमिकल हैजर्ड, जैसे आप मतलब बीमार हो सकते हैं या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इक्विपमेंट्स में अगर कोई चेंजेस आते हैं, पर्सनल यानी कि जिस बंदे ने वो डॉक्यूमेंट बनाया है वो अगर चेंज होता है, या उनकी प्रमोशन होती है, या वो कंपनी छोड़ जाता है। फिर सेकंड हमारे पास है इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड, कब कब हमारी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इनवैलिड होती है या वैलिड नहीं रहती। जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो रिस्क असेसमेंट हम क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो। जब एक्सीडेंट हुआ तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेल है, यानी आपने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी हुई थी जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। चेंज टू लीगल, यानी कि अगर मतलब कानून में कोई चेंजेस आती है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कोई चेंजेस आती है, जैसे कि आईएलओ में कोई अमेंडमेंट होती है, फिर भी आप चेंज करेंगे, यानी कि चेंज टू लीगल स्टैंडर्ड्स। हमारे पास फिर है नियर मिस, नियर मिस के बाद भी आप अपना रिस्क असेसमेंट जो है ना वो रिव्यू करेंगे। नियर मिस मैंने आपको बताया था ना, ये टाइप ऑफ इंसिडेंट, लेकिन इसमें कोई लॉस नहीं होता या कोई चीज़ डैमेज नहीं होती, इसको उर्दू में हम कहते हैं बाल बाल बचना। फिर हमारे पास है इल हेल्थ, अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो कोई रीज़न होगी ना बीमारी की, जो कि हमने इसको
मैंने आपको पहले बताया है कि सेफ्टी के साथ साथ हमने हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है। इस वजह से हम हर जगह H&S हेल्थ एंड सेफ्टी हमारे सामने आ जाती है कोर्स में। फिर अगर ये भी यानी कि कोई चेंजेस भी नहीं होती, या कोई एक्सीडेंट या कोई लीगल स्टैंडर्ड भी नहीं चेंज होते, ना कोई नियर मिस, ना कोई बीमार होता है, तो फिर भी आपने periodically, जैसे कि हमने बताया कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, लेकिन वो कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड होता है, तो periodically आप लाजमी तौर पर इसको रिव्यू करेंगे। ये भी ग्रुप एक्सरसाइज है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अभी जैसे हमने बताया था कि स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स, यानी कि रिस्क असेसमेंट बनाते वक्त आपने इन स्पेशल केसेस को भी देखना होता है, जिसमें वल्नरेबल वर्कर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन थे? यंग पर्सन्स, जो कि अंडर 18 होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। उनकी जो फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी है वो कम होती है, यानी वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। उनके जो रिस्क परसेप्शन है वो पुअर, यानी कम होती है या ख़राब होती है, यानी कि वो सही तरीके से रिस्क को परसेप्ट नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंस बाय पीयर ग्रुप्स, यानी कि उनकी जो पीयर ग्रुप, यानी कि जो उनके सीनियर्स होते हैं, वो उनसे जल्दी जो है ना, या हम उसको कह सकते हैं कि उससे डर जाते हैं। यानी उसका जो प्रेशर है ना, पीयर ग्रुप का प्रेशर, वो एग्जर्टेड होता है बहुत जल्दी उनके ऊपर। फिर हमारे पास ये ईगर, यानी कि ये गुस्से वाले होते हैं, यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो ये यंग पर्सन होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमने कंसीडर करके इनको फिर रिपोर्ट में, यानी कि रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में हमने इसको मेंशन करना होता है। तो उसकी कंट्रोल मेजर्स क्या है, जो आप अमूमी तौर पर या आम तौर पर हम उसको लगाते हैं कि प्रोहिबिट सर्टेन हाई रिस्क एक्टिविटीज़, कि आप इन तरह की, यानी कि यंग पर्सन जो है, आप उसको हाई रिस्क एक्टिविटी से दूर रखें। फॉर एग्जांपल हाई रिस्क मशीनरी, कि वहाँ पे अगर कोई ऐसी मशीनरी यूज़ हो रही है जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, उनसे आप इनको दूर रखें। रिस्ट्रिक्ट वर्क पैटर्न्स एंड आवर्स, फॉर एग्जांपल नो ओवर टाइम, यानी जो वर्क पैटर्न्स होते हैं या जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 घंटे से ज़्यादा इनके ऊपर काम ना, यानी ना करवाए, या उनसे ओवर टाइम ना करवाए, या उनको जो रेस्ट ब्रेक मिलती है वो टाइम पे दे। ट्रेन एंड सुपरवाइज, आप उनको ट्रेनिंग देंगे और उसको सुपरवाइज करेंगे जब आप उनसे काम करवाएंगे। यानी कि अगर आपकी कंपनी में स्पेशल केसेस में यंग पर्सन्स काम कर रहे हैं। फिर स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स में दूसरा हमारे पास होता है न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर। मीन्स कि कोई अगर आपकी कंपनी में प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको किस काम से, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे, या उनको रिस्क असेसमेंट में मेंशन करेंगे। जैसे कि सर्टेन केमिकल्स, फॉर एग्जांपल लीड, यानी लीड एक ऐसा केमिकल है जो कि उस, यानी एक्सपेक्टेंट मदर और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, अगर वो उसको, यानी कि फ्यूम्स वगैरह को इनहेल करती है, या मे बी उसके बॉडी से टच होती है। दूसरा सर्टेन बायोलॉजिकल एजेंट्स, फॉर एग्जांपल रूबीला वायरस, यानी कि ऐसी जगह पे उनको काम ना करने दी जहाँ पे बायोलॉजी, यानी कि वायरस बैक्टीरिया वगैरह अगर मौजूद है, एग्जांपल के तौर पर रूबेला वायरस। उसको मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं बाय, यानी कि बाय बॉडी फोर्स किसी चीज़ को मूव कराना, या किसी वजन को, वजनी चीज़ को मैनुअल हैंडलिंग, या हाथ से किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ये एक्टिविटी भी आप ना करवाए उनसे। एक्सट्रीम टेम्परेचर में उसे काम ना करवाए, यानी कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है। होल बॉडी वाइब्रेशन, यानी कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे वाइब्रेशन है, या वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, ऐसा कोई टूल्स, ऐसा कोई मशीन उनसे ना यूज़ करवाए। आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी उनसे इस तरह का भी काम ना करवाए जहाँ पे कोई रेडिएशन, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ से आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, यानी जो शुआएं होती है। नाइट शिफ्ट में उनसे काम ना करवाए, ऐसा उनको ज़्यादा काम उनसे ना करवाए, स्ट्रेस वगैरह, यानी कि मतलब उनकी मेंटल, या जो हम उसे कहते हैं मेंटल फटीग का शिकार ना हो, या उसको किसी को मतलब कोई स्ट्रेस या थकावट का शिकार ना हो, या उसके ऊपर कोई तशद्दुद वायलेंस ना करे।
तो ये था हमारे पास न्यू एंड एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए कंट्रोल मेजर, जिसको हमने अपने रिस्क असेसमेंट में लाजमी तौर पर कंसीडर करना होता है। फिर वल्नरेबल वर्कर्स या ग्रुप में हमारे पास है डिसेबल वर्कर, यानी कि डिसेबिलिटी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने उसको वो काम देना है जो वो कर सकता है। अभी आप कहेंगे कि डिसेबल वर्कर को कौन काम देता है, ऐसा नहीं है। एक तो ये कि डिसेबल वर्कर्स के लिए मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट की कंपनीज है उसमें अपनी सीट्स होती हैं उनके लिए, और कई कंपनीज ऐसी होती है कि अगर उस पर्सन उस बंदे की डिसेबिलिटी उस कंपनी में हुई है तो उसकी वजह से भी उसको नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हेल्थ एंड फिटनेस क्राइटेरिया फॉर सम जॉब्स। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर एक ट्रक ड्राइवर है तो उसके लिए आई साइड भी टेस्ट होती है, या अगर कोई बार आप लाइसेंस लेते हैं इवन कि टैक्सी के लिए, ट्रक के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, तो आपकी आई साइड लाजमी होती है। तो हमारे पास कुछ, यानी कि जब भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हम यानी कि हर जॉब की जो क्राइटेरिया होती है ना उसके मुताबिक उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस क्राइटेरिया फॉर सम जॉब्स, फॉर एग्जांपल आई साइट रिक्वायरमेंट्स टू ड्राइव फोर्कलिफ्ट ट्रक, यानी फोर्कलिफ्ट ट्रक के लिए जब आप एक ड्राइवर को अपॉइंट करते हैं तो उसकी आप आई साइट देखते हैं। फोर्कलिफ्ट ट्रक मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रक यानी जिसके थ्रू हम सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फिर वर्कर्स विद नॉन डिसेबिलिटीज, व्हाट और द इम्प्लीकेशन ऑफ देयर डिसेबिलिटी, आप उसको देखेंगे कि उसकी डिसेबिलिटी है वो किस किस्म की, और किस किस्म के काम जो है ना उसे करवाए जा सकते हैं, या उनको उन कामों से, किस किस्म के कामों से मना किया जाएगा। फिर हमारे पास है लोन वर्कर्स, यानी कि अकेले काम करना। ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल वो कैश वाला दिया था, बैंक कैश वाला। वर्कर स्पेशली वल्नरेबल एंड मोर एट रिस्क, इस तरह के जो लोन वर्कर्स जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं, या जो रिस्क लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एग्जांपल के तौर पर कौन कौन से रिस्क है, वायलेंस के, यानी उसके ऊपर तशद्दुद हो सकता है, जैसे कि प्रिजनर ऑफिसर या मेंटल हेल्थ नर्स, यानी कि एक प्रिजनर ऑफिसर जिसका हमने अभी जिक्र भी किया, उसके ऊपर क्योंकि वायलेंस का तशद्दुद का यानी ख़तरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है। या मेंटल हेल्थ जो नर्स होती है जो मेंटल मरीजों को या पेशेंट्स को देखती है उसके ऊपर भी तशद्दुद हो सकता है। तो इसके लिए हमने अलग मैंने आपको बताया था ना कि हेल्थ एंड सेफ्टी में जस्ट आप अपने आप को ना एक साइड पे रख के नहीं है, आपकी जॉब कहीं भी लग सकती है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी हर जगह के लिए उन्होंने जस्ट कंस्ट्रक्शन साइड, या जैसे हम कहते हैं ना कि ये ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी जस्ट सऊदी अरब के लिए बनाई गई है। नहीं, तो ये हर चीज़ के लिए, हर वर्क प्लेस के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इवन कि आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ है उससे भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। इफ़ दे आर इंजर्ड और इल, फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस एंट्री। अच्छा, जो लोन वर्कर होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको कन्फाइंड स्पेस का बताया भी था कि उसके लिए भी अलग से इंशाल्लाह वो IG2 में हम कन्फाइंड स्पेस में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कन्फाइंड स्पेस किसको कहते हैं, और इसके लिए हम कैसे, यानी कि जब कन्फाइंड स्पेस में कोई एक्टिविटी होती है तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। इंशाल्लाह इसको फिर हम देखेंगे IG2 में। अभी हमारे पास जो था रिस्क असेसमेंट का, जो हमारे पास स्लाइड थे वो ख़त्म हो गए, रिस्क असेसमेंट का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह हम 3.6 को द मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कि मतलब जब हमारे वर्क प्लेस में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आती है तो वो किस तरह हमारे वर्क प्लेस को इम्पेक्ट करती है या उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है। तो इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हमने रिस्क असेसमेंट जो है ना वो ख़त्म किया, तो कल इंशाल्लाह के ये जो एलिमेंट नंबर 3 है इसको ख़त्म करेंगे, और फिर हम एलिमेंट 2 का टेस्ट लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह आगे एलिमेंट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर किसी का रिस्क असेसमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।